नमस्कार, डीजीएमसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सक्षम त्रिवेदी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय टैरिफ का मुद्दा है, पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है। पूरे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब में इस पर डिबेट हो रही है। तो ऐसे ही आज इस टैरिफ के टॉपिक पे बात करने के लिए आज हम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में हैं। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर शारद दीक्षित सर हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और थोड़ा टैरिफ के बारे में जानेंगे कि क्या है और इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सर, हम सबसे पहले तो आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता सकें कि ये टैरिफ है क्या, आसान शब्दों में हमारे दर्शक समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली टैरिफ सामान्य भाषा में जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई कमोडिटी किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एंट्री व एग्जिट करती है, आती है या जाती है, तो सरकार के द्वारा उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उस टैक्स को हम लोग टैरिफ कहते हैं। टैरिफ इज जस्ट लाइक एज ए टैक्स। अब जब सरकार टैक्स इम्पोज करती है या टैरिफ इम्पोज करती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। तो टैरिफ के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पहला तो ये है कि जो हम टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारा रेवेन्यू जनरेट करना ऑब्जेक्टिव है टैरिफ इम्पोज करके, या हमें फॉरेन कंपटीशन से लोकल इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए हमें प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाना है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है टैरिफ का वो हो गया आपका क्या कि पर्पस के आधार पर। दूसरा हो गया कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर। अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, न्यूट्रल हैं, या जिनके साथ हमारे रिलेशन खराब हैं। जैसे एक समय था कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे थे तो हमने उन्हें एमएसएन का दर्जा, एमएफएन का दर्जा दे रखा था, मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा। जो चीज़ हमारे यहाँ महंगी थी हम उनको सस्ती दिया करते थे। अब तो अलग अलग है, तो कंट्री वाइज में हम मैक्सिमम भी लगाते हैं, मिनिमम भी लगाते हैं, कन्वेंशनल भी लगाते हैं और ट्रेडिशनल भी लगाते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया हुआ है इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत इसका किस तरह से जवाब देगा, भारत इसको किस तरह से देखता है। देखिए, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, इससे पहले बाइडेन साहब ने भी लगाया था, तो ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसका असर अमेरिका के साथ साथ पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये हम सब लोग जानते हैं, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, ये भी हम जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है जब वो टैरिफ इम्पोज कर रहा है, ठीक है ना, जैसे इंडिया के साथ कर रहा है, तो इंडिया के साथ उसने एक प्लान किया हुआ है कि हम एक कांस्टेंट रेट से टैरिफ लगाएंगे जो लगभग 25% सुनने को आ रहा है। तो इससे क्या होगा, तो भारत में उसका सबसे बड़ा असर तो ये रहा कि जब वहाँ पर उनकी प्राइसेस तो बढ़ जाएंगी, उनकी जो डोमेस्टिक कमोडिटीज है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और प्राइसेस के बढ़ने के कारण आपको वहाँ पता है वहाँ की क्या कंडीशंस होगी अगर वहाँ पर डिमांड उस तरीके की नहीं है। भारत रहेगा, भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भारत ने, मोदी जी ने पहले ही कहा था कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे, क्योंकि जब 2009 में रिसेशन आया था तो उसका यूएस में आया था तो उसका बहुत ज़्यादा असर हमारी इकोनॉमी पे नहीं पड़ा था, हम लोग उससे बच गए थे। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि टैरिफ बहुत पहले से ही लगता आ रहा है, लेकिन ये मुद्दा ट्रंप के समय में ही इतना क्यों हाईलाइट हुआ। इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे अमेरिका में, लेकिन तब ये मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं हुआ। इस समय बिल्कुल, तो क्या इसको समझा जाए कि ये ट्रंप की एक बौखलाहट है? बिल्कुल। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो एक दिक्कत है। अगर हम लोग डेटा की बात करें कि कितना अमेरिका ने इंडिया के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है, उसका जो डेफिसिट आ रहा है नियर $1.2 बिलियन के आसपास आ रहा है, तो अमेरिका को देना है, तो अमेरिका पैसा क्यों देना चाहेगा। वो ये सोच रहा है कि हम टैरिफ इम्पोज करके रेवेन्यू जनरेट कर लें और उसी रेवेन्यू को हम अपनी इकोनॉमी में बूस्टअप करें। तो ये एक उसके साथ प्रॉब्लम है। सर, ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हम उसके साथ मित्रता के साथ व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ टैरिफ का बोझ डाल रहे हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाएगा, क्या ये हितकर है अमेरिका के लिए या भारत के लिए? नहीं, अमेरिका, आप ये जानते हैं कि अमेरिका तो भारत के संबंध कैसे हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे थे जब यूक्रेन वॉर हो रहा था, तो यूक्रेन वॉर में जो हमने जो क्रूड ऑयल्स था वो कहाँ से लिया, रशिया से। रशिया से हमने क्रूड ऑयल्स लिया और उसको अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके नाटो कंट्रीज को सेल किया। ठीक है ना, नाटो कंट्रीज को सेल किया, डायरेक्ट अमेरिका से हमने नहीं लिया। तो अमेरिका इस मामले में चिढ़ा हुआ है। दूसरा, चीन का भी आपको एक उभरती हुई
अर्थव्यवस्था के रूप में चीन भी बढ़ रहा है इस तरीके से बहुत आगे, हम लोग भी बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका पे हमें आज देखिए, जितने भी चाइना के पास जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज अमेरिका नहीं करता। हाँ, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी और भारत की जितनी भी आईडी हम चला रहे हैं, जी, चाहे वो फेसबुक हो, कोई भी हो, कोई भी आईडी हो, वो सब किसकी है? मोस्टली चाइना। मोस्टली अमेरिका। अमेरिका की। ठीक है, सारी अमेरिका की है। हाँ, Facebook, मतलब YouTube, हमारा सब सारा अमेरिका के। प्राइमरी डाटा किसके पास है? अमेरिका के पास हमारे पास उनका कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। चाइना के पास, चाइना का जो सॉफ्टवेयर वो कोई यूज करता नहीं, क्योंकि उसका अपना यूज एंड थ्रो। चाइना की एक विशेषता यही रही है, वो देश जिसने बहुत कम समय में, कम डिकेड्स में अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर लिया, उसका सबसे मेन रीजन था कि उसके जो प्रोडक्ट्स है वो यूज एंड थ्रो थे। यूज किया, आपने थ्रो किया, जिससे मार्केट में प्रॉपर डिमांड बनी रहे, डिमांड से प्रोडक्शन जनरेट हो जाए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि भारत ने अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखा तो हम टैरिफ के अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ टैक्सेस लगाएंगे। तो क्या ये एक दखल अंदाजी नहीं है दो देशों के बीच में? इसको आप किस तरह से? डेवलप्ड इकोनॉमी में जो हम G8 G7 की बात करें या G8 कंट्री की बात करें, तो G8 में रशिया आ जाता है, G7 में रशिया छट जाता है। ठीक है, अब वो डेवलप्ड इकोनॉमी है यूएस, ठीक है, और सारे मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस पहले उसी के पास है, चाहे वो IMF रहा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक रहा हो, चाहे वो WTO रहा हो, सब कुछ यूएस में ही इस्टेब्लिश है। तो ये तो उनकी मोनोपोली है, और उसके लिए तो यही बेहतर होगा कि भारत अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने जो हम लोग अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने यहाँ बनाए। और हमने किया भी है। सेमीकंडक्टर चिप्स में एक समय में आपने देखा होगा, गाड़ियों में वेटिंग काफ़ी चल रही थी, हमने यूपी में ही 4 सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्रीज प्लांटेशन किया गया। इस तरीके से धीरे धीरे हम अपनी फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने का प्रयास करें। सर, अमेरिका ने सभी देशों पे अलग अलग टैरिफ दर लगाई है, जैसे पाकिस्तान पे 18% लगाई है, भारत पे 25%। तो क्या ये समझा जाए कि जिनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, आगे तेजी से बढ़ रही है, उन पे ज़्यादा टैरिफ का बोझ डाला जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए, भारत विश्व की दूसरी, बहुत जल्द 2030 तक संभवतः दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जो आपने कहा ना कि सर अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग टैरिफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसमें हमने आपको बताया है कि टैरिफ पर जब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया तो उसमें जो दूसरा टाइप है वो है कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। जिस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं उस पर हमने मिनिमम कर दिया, जिस कंट्री को वो दबाव में लेना चाहता उसके साथ टैरिफ की रेट हाई कर दिया। एक मेरा क्वेश्चन था सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि भारत इस मुद्दे को किस तरह से देखता है, भारत इसका किस तरह से जवाब देगा? देखिए, भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का ट्रेड पे तो असर पड़ेगा, भारत के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा, लेकिन ये है कि भारत ने जो अभी आपने देखा होगा, मोदी जी अभी कुछ दिन पहले यात्रा पे गए थे, 8 देशों की यात्रा पे गए थे, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट देश था क्यूबा। क्यूबा अमेरिका का सबसे कट्टर दुश्मन है। हाँ, उन्होंने दूसरे हमारे, जिनके पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जैसे भी रहे हैं, आपने उनको बुलाया, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्यूबा चले गए जो अमेरिका का। तो ये डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, और भारत अपनी पड़ोसी पहले की नीति से और जो हमारे देश है उसके साथ आगे चलकर हम लोग अच्छा है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल था कि ट्रम्प अक्सर अपने बयानों से पलट जाते हैं, ऐसा देखा भी गया है। उन्होंने कई बार पहले टैरिफ लगाया, फिर उसको वापस लिया। तो कुछ राजनीति विशेषज्ञ इसे एकमात्र चुनावी हथकंडा या प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सही में लागू होगा या सिर्फ एक हवाई बयान मात्र है? नहीं, देखिए, अब ट्रम्प को दोबारा राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला हुआ है, और किसी भी, अब वहाँ पर इस समय आपको पता है रिसेशन यूएस में आ चुका है। रिसेशन के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, रोजगार नहीं होगा। जब रोजगार नहीं होगा लोगों के पास, तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं होगा तो कंट्री प्रोडक्शन नहीं करेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो NI और पर कैपिटल इनकम गिरेगी। तो सीधी सी बात है, वो इनकम को जनरेट करना है, तो इनकम को जनरेट करने के लिए उनको टैरिफ दिख रहा है कि टैरिफ के माध्यम से हम अपने यहाँ इनकम जनरेट करें, उस इनकम को हम अपने यहाँ सिटीजन्स पे खर्च करें। रूस हमले में कितने लोग मारे जा रहे हैं? रूस जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, रूस हम लोग उससे इस टैरिफ को जोड़ रहा है कि टैरिफ हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि भारत ये परवाह नहीं कर रहा है कि हमले में लोग कितने। कल ही इसने जारी किया है बयान। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, ये सभी आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। यूक्रेन और जो रशिया का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, तो क्रीमिया क्राइसिस है उसका मेन रीजन। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूक्रेन के पास इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है कि वो रशिया जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी का इतने साल तक, 2.5 साल 3 साल के ऊपर हो रहा है, वो वॉर झेल पाए। तो कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल
ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अमेरिका ही विश्व का एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर, हथियारों की सप्लाई अमेरिका सबसे करती है। नंबर 1 पर वही है। तो अब वो अपनी मार्केट बना रहा है ना। यूक्रेन इतने दिन तक कैसे फाइट कर पाए, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट यूएस का पूरी तरीके से। और जब आप फाइनेंशियल सपोर्ट, आप जानते हैं जब फाइनेंस सपोर्ट आप इसमें कर रहे हैं, वार में कर रहे हैं, वो पैसा अनप्रोडक्टिव होता है, उस पैसे का कोई आउटपुट नहीं निकलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो अमेरिका का काफी सारा पैसा यूक्रेन के रिलेशन को बचाने में खत्म हो चुका है। क्या सर ये समझ सकते हैं कि अमेरिका हमेशा से डुअल फेस अपनाता है? देखिए दोहरा चरित्र तो उसकी एक विशेषता रही है। क्योंकि अभी अमेरिका ने क्या किया, जब हमारा मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच में कराई, और दूसरी तरफ पार्टी पर इनवाइट किया पाकिस्तान के लीडर को, और साथ ही साथ फंड था वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया कि आईएमएफ से फंड जो है पाकिस्तान को रिलीज कर दिया। और इस समय पाकिस्तान उस फंड का क्या करेगा आपको पता है? पाकिस्तान सबसे पहले फंड का क्या करता है, हथियारों की बनाना और बेचना, उसका इस्तेमाल सिर्फ भारत पे करेगा। तो क्या अमेरिका कहीं ना कहीं हमारे पीछे पाकिस्तान को सशक्त करना चाहता है? देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर है। जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उसकी चौथाई इकोनॉमी पाकिस्तान की, ठीक है ना। बात उसकी नहीं है कि डिफरेंट, पाकिस्तान जिस पैसे को सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करे, भारत का जो पैसा है वो आपका जो टैक्स के रूप में जो पैसा दे रहे हैं वो सरकार वेलफेयर के लिए खर्च कर रही है, प्रोडक्टिव कामों के लिए कर रही है। इसीलिए आज हम लोग कई सारी चीज़ों में खुद हिम्मत हो रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे ब्रह्मोस, हमारे जितनी मिसाइलें, उसकी क्या डिमांड है। अभी जब आपने वार की बात की, जब मिशन सिंदूर हुआ उसके बाद जरा आप मार्केट पढ़िए कि हमारे ब्रह्मोस की डिमांड कितनी इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त बढ़ गई। बहुत सी कंट्रीज से खरीदे हैं ना जी। उसके कई सारी टेक्नोलॉजी। तो हम लोग कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं। और पाकिस्तान, वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, लोगों का पढ़ाई लिखाई में क्या है, आप सारा डेटा देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप देखिए, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर क्या है। पैसा मिलने से आप डेवलप नहीं कर सकते, पैसे से कभी समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती। पर सर वो पाकिस्तान तो हथियारों काम करता वो है। हथियारों भाई सप्लायर है। आपने क्या कहा, अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर है। तो पैसा दे क्यों कह रहा हमसे हथियार खरीद लो? आप समझिए, आपका पैसा गया वापस तो वापस वो ले लेगा फिर। और क्या पोजीशन है इकोनॉमी की पाकिस्तान की, आप देख रहे हैं वहाँ के जो प्राइमरी गुड्स हैं, जो नेसेसिटी गुड्स हैं, उनके प्राइसेस आप देखिए। वहाँ का सामान्य आदमी जीवन नहीं जी पा रहा, इतनी वस्तुएं महंगी हो गई। पाकिस्तान की करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ना के बराबर हो गई। सर एक लास्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, अमेरिका हमको रूस से तो व्यापार करने से रोक रहा है, रूस से प्रोडक्ट खरीद रहा है और रूस के साथ समझौता बराबर किए हुए, जबकि चाइना को रोकने में हमेशा वो डरता है, बोलता है पर चाइना के मामले में हमेशा शांत रहता है। क्या सारा दबाव भारत पर बनाना चाह रहा है या डर रहा है भारत से कि उभरती हुई इकोनॉमी है, आने वाले समय हम पर भारी है? ये सब लोग जानते हैं भारत और रशिया के बहुत अच्छे संबंध, पुराना मित्र है हमारा। ठीक है, पुराना मित्र, ये भी हम जानते हैं। रशिया का चाइना के साथ बहुत अच्छा संबंध है। चाइना और अमेरिका दोनों की नहीं आपस में बनती है, क्योंकि चाइना का एक ही लक्ष्य है, नंबर 1 पे पहुंचना। ठीक है, चाइना आज की डेट में प्रोडक्शन हब बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, बल्क प्रोडक्शन। वो इतना बल्क में प्रोडक्शन करता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इतनी कम हो जाती है कि दूसरे कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जिस तरीके से आप देखते हैं जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आज आपको केसर लेना है तो केसर आपको पता है एक पर्टिकुलर एरिया में होगा। आपको यूरेनियम लेना है तो यूएसएसआर से जो 15 देश अलग हुए थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो पर्टिकुलर एरिया है, वहीं से मिलेंगे। तो अब अमेरिका को अगर कोई, भाई हर देश हर चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो आपको तो अरेंज करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ करने के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंसी लेनी ही पड़ेगी। चाय में, चीनी में, दूध में हम नंबर 1 है, तो लोग हम ही से तो लेंगे आके। दूध के लिए भी अमेरिका हम पर प्रभाव बना रहा है कि दूध हमसे खरीदे कि नॉन वेज वाला। लेकिन मोदी जी का जो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस दौर को बड़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आज के इंटरव्यू में हमारे साथ शरद सर थे, जिसमें हमारे सहयोगी हिमांशु, पुनीत, प्रिया शुक्ला, सक्षम और मैं जैसी। थैंक यू सर।